और वो उन्होंने भी एक ऐसी पार्टी को साथ दिया, ताकत दी थी जो सोशल मीडिया से बढ़कर देश भर में छा गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। हालांकि वो फिर खुद तो अलग हो गए थे। सर प्रणाम आपको। नमस्कार सर। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? कॉकरोच की इतनी स्पीड तो मैंने कभी नहीं देखी, जितनी स्पीड से वो वायरल हुआ है, और देश भर में जो जेन ज़ी है वो अभी सपोर्ट में खड़ी दिखाई दे रही है। देखिए विजय जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको ये कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा, और आप बार बार उस कॉलोनियल माइंडसेट को लेकर आते हैं, आप बार बार जेनजी की बात करते हैं। अरे भाई, जेनजी ये औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है। आप बोलिए युवा शक्ति। अच्छा, युवा शक्ति की, युवा शक्ति का करिए ना। तो युवा शक्ति के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है, और मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, कि 2024 का लोकसभा का चुनाव औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी थी, और ये जो कॉकरोच है ये अनौपचारिक तौर पर उनके लिए खतरे की घंटी है। और यही कारण है, या कारण नहीं है, कि अचानक इस अकाउंट पे को बंद करवा दिया गया। और तर्क क्या दिया गया? तर्क नेशनल सिक्योरिटी का दिया गया। मतलब हमारे इस देश के अंदर कोई हर चीज नेशनल सिक्योरिटी हो गई। यानी जब से प्रधानमंत्री जी आए तब से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को इतना जबरदस्त खतरा हो रहा है कि पत्रकार कोई चीज सोशल मीडिया पे लिख दे तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाता है। कोई नेता अगर कुछ बोल दे तो उसको गद्दार और न जाने क्या क्या कहा जाता है, अर्बन नक्सल कहा जाता है, उसको एंटी डेमोक्रेटिक कहा जाता है, उसको पाकिस्तान परस्त कह दिया जाता है, उसकी देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ये जो कोशिश है, ये कोशिश इस बात का प्रमाण है कि सरकार अचानक हुए इस अकाउंट को जो लोकप्रियता मिली है उससे बुरी तरीके से घबराई हुई है। क्या 4 दिन के अंदर अगर किसी अकाउंट को 2 करोड़ लोग अगर सब्सक्राइब कर दे या उसको फॉलोअर हो जाए तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये वाकई में ये एक अप्रत्याशित घटना है, और अप्रत्याशित इसलिए ये घटना है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज है। इट्स अ वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट, इट्स अ वॉइस ऑफ रिजेक्शन, कि लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि इस देश की मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति वो युवा शक्ति को कॉकरोच बोले, उनकी उसकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाए, पत्रकारों के बारे में उल्टे सीधे बातें करे। ये यकीन नहीं हो रहा लोगों को। देखिए, अभी भी हमारे देश के अंदर कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज है, कुछ सार्वभौम मूल्य हैं जिस पर वो समझौता नहीं करता देश। कि हम मुख्य न्यायाधीश से ये उम्मीद नहीं करते कि आपकी भाषा इतनी कमजोर हो जाएगी। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं करते, हम अपने देश के लीडर ऑफ अपोजिशन से उम्मीद नहीं करते कि आपकी भाषा इतनी कमजोर हो जाएगी। जब आपकी भाषा इतनी कमजोर हो जाएगी, देखिए राजनीतिज्ञों को लोग फिर भी माफ करते हैं क्योंकि राजनीति का चरित्र ही बिल्कुल अलग है। उसके चरित्र बहुत सीरियसली नहीं लेते। हाँ, कि लोग एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज से वो उम्मीद नहीं करता कि उनकी भाषा भी राजनीतिज्ञों की तरीके से गड़बड़ हो जाएगी। तो जब उनके मुंह से ये आवाज निकली तब जाहिर सी बात है उस पर देश के अंदर जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया हुई। लेकिन चूंकि अभी भी लोग मुख्य न्यायाधीश का सम्मान करते हैं, उनको इस बात का डर होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हो सकता है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाए। अभी आज ही खबर आई कि एक यूट्यूबर को 6 महीने के लिए उन्होंने जेल में डाल दिया है। तो लोग नहीं बोलते। लेकिन 4 दिन के अंदर अगर 2 करोड़ लोग कॉकरोच पे रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 करोड़ तो वो लोग हैं जो औपचारिक तौर पर फॉलोवर या सब्सक्राइबर हो गए हैं। ऐसे न जाने कितने गुना लोग होंगे जो वाकई में बनना चाहते होंगे लेकिन उन्होंने बनने से अपने आप को रोक लिया होगा। तो ये सरकार के लिए भी और जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति जो लोगों का मोहभंग की स्थिति होती जा रही है, ये उसके प्रतिकार के तौर पर मैं इसको देखता हूँ। सर, आपने कहा कि सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी की बात की है और एक्स हैंडल उनका बंद कर दिया, वो ठीक है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन क्या आपको ये फर्स्ट हैंड में कोई बड़ी बेचैनी दिखाई देती है? क्योंकि मेरे को इतनी हैरानी हुई कि अभी तो देश ठीक चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का काम चल रहा है, सरकार चल रही है, 22 राज्यों में उनकी सरकार है, एक के बाद एक सफलता। अभी तो पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। अगर ऐसी कामयाबी है तो इतनी बेचैनी किस बात की है? ये सब केवल ऐसे ही हवा में हो जाता है, एक दिन किसी ने कर दिया, नौजवानों के पास खाली हैं तो कुछ करके आ गए, ऐसा है? ये मत भूलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर 36% ही वोट मिला है। यानी 64% लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं है।
और लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वहां अक्सर वो लोग सरकारों में होते हैं जो दरअसल माइनॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी उनसे सहमत नहीं होता। और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से कहने को टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की बहुमत की सरकार हो या सरकार किसी है। की सरकार हो, कहने को बहुमत की सरकार थी, लेकिन हकीकत में जनता के बीच में वो अल्पमत की सरकार अल्पमत थी, की सरकार। अल्पमत की सरकार। मैं अगर आप 45% नोट लेके आए तो लगा रहे बहुत जबरदस्त समर्थन इनको हासिल है। 55% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया था, नेहरू जी को भी नहीं दिया था। तो यहाँ तो 36% की सरकार है। और उसको तो मैं इस तरह से भी देखता हूँ कि वो तो परसेंटेज वो वाला है जिसने वोट किया है, उसके बाद भी एक बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी 70% आबादी तो वोट कर रही है, मतलब वोटिंग राइट्स के साथ चल रही है। बिल्कुल। तो इसलिए चुनाव जीत जाना ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी का प्रमाण नहीं है। अरे चुनाव तो पुतिन भी जीत जाते हैं, चुनाव तो टर्की के अंदर अर्दवान भी जीत जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? चुनाव आप जीत रहे हैं तो आप सब कुछ आपका माफ है, आपकी कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप कुछ नहीं उसके प्रति है, लोगों का गुस्सा नहीं बढ़ेगा। भाई लोग देख रहे हैं ना, महंगाई लगातार बढ़ रही है, जबरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, बिस्किट्स के दाम बढ़ रहे हैं। तो जब, और हमारे आपके पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम आप अभी भी अगर 10 रुपए पेट्रोल भी हो जाएगा तो भी शायद हम लोगों को उतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उसके बारे में सोचिए जो 15,000 रुपए 20,000 रुपए प्रति माह कमाता है, जिसके 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, और जो अपना गांव छोड़कर शहर के अंदर आया हुआ है, उसको तो 4,000 रुपए 5,000 रुपए तो किराए में मकान के देने में निकल जाते हैं, बचता 10-12 हजार रुपए। उस 10-12 हजार रुपए में क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या अपने गांव भेजेगा, कैसे जिएगा वो? उसके लिए ये 3 रुपए पेट्रोल के दाम या सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है। जिस देश के अंदर आज भी 80 करोड़ लोग जो है वो 5 किलो अनाज पे, सरकार के अनाज पे जी रहे हैं, उस देश के अंदर ये गुस्सा कब भड़क कर ज्वालामुखी बन जाए इसका कोई वो नहीं है। तो अगर सरकार इस मुगालते में कि मैं तो चुनाव जीत रहा हूं, तो चुनाव तो इंदिरा गांधी भी जीत रही थी, अचानक 1977 में अपने और संजय गांधी दोनों अपनी सीट हार गए थे। चुनाव जीतना, और दूसरी बात क्या है, चुनाव ये तर्क देना कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब सही है, उसमें जनता की मोहर लग रही है, ये अपने आप में एक अधिनायकवादी तर्क है। मैं इसको पूरी तरीके से खारिज करता हूं। मेरा तो साफ तौर पर मानना है कि चुनाव जीतना ही लोकतंत्र का अगर प्रमाण हो जाएगा तब तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। चुनाव का मतलब ये लोकतंत्र का मतलब ये होता है संस्थाओं के बीच में सहनशीलता। और अभी आप जो बात विजय जी, मैं आप कई बार उस बात को कहते हैं, मैंने हाल में किताब पढ़ी है जिसका नाम है हाउ डेमोक्रेसीज डाई। इस किताब में कहा गया लोकतंत्र में तब मरने की संभावना पैदा हो जाती है जब वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में राइवलरी नहीं, दुश्मनी पैदा हो जाती है, जब वो एक दूसरे को शत्रु के भाव से देखना शुरू कर देते हैं, तब एक दूसरे सम्मान खत्म हो जाता है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो वो आम जीवन में नहीं करते हैं। भारत उसका क्लासिक एग्जाम्पल है आज की तारीख में। सत्ता पक्ष के द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के लिए होता है, विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, वैसे शब्दों का इस्तेमाल ना आपने पहले कभी सुना था 2014 के पहले, ना मैंने कभी सुना था वो शब्द। और इसलिए वो कहता है, ये किताब ये कहती है कि दरअसल डेमोक्रेसी चुनाव का नाम नहीं है, और डेमोक्रेसी अक्सर लोकतंत्र की हत्या वो लोग करते हैं जो पूरी तरीके से संविधान का पालन करते हुए चलते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने 1975 में किया था। कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं था। दरअसल संविधान चलता है कानून के बाहर, जो संस्थाओं के प्रति सहनशीलता है, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान जो है ना, स्पिरिट उसमें इंपॉर्टेंट है। लेटर एंड तो ये दो चीजों का जिक्र करते हैं। एक कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फॉरबियरेंस, दूसरा कहते हैं म्यूचुअल टॉलरेशन, यानी एक दूसरे को सहने की शक्ति और संस्थाओं की सहनशीलता। ये है दरअसल, आज आप देखिए संस्थाओं के संवेदनशीलता का हाल आप देख ही रहे हैं, और एक दूसरे पर सम्मान भी देख रहे हैं। बोला जिस संविधान में, जिस संवैधानिक व्यवस्था में इन दोनों चीजों का विलोप होने लगता है, और वहां सिर्फ टेक्निकल तरीके से जो कानूनी भाषा है उसके माध्यम से सरकार चलाने की कोशिश की जाती है, वहां लोकतंत्र ऑटोमेटिकली क्रैश करने लगता है। बोले इंग्लैंड में तो कहीं संविधान नहीं है, लेकिन कन्वेंशंस हैं, नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसका सम्मान किया जाता है।
तो ये जो बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ये उसका रिफ्लेक्शन है। लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं और लोगों ने इस पे रिएक्ट किया है और लेकिन इसको सर समझने की जरूरत है। जी, कुछ लोग, दो तरह के लोग आए इस पूरे सिस्टम पर जो वायरल हुआ। उसमें एक ने तो, जो आमतौर पे कहा जाता है कि ये देश को खिलाफ जो ताकतें हैं, जैसे जो नेपाल में कर रही थी, जो बांग्लादेश में कर रही थी, जो पाकिस्तान में करती हैं, और देश को अस्थिर करने वाली ताकतें हैं, और उनको बाहर से आपके मित्र जिनको लोग कहते हैं जॉर्ज सोरोस साहब से या कोई और जो भी हो, सोरोस तो एक ऐसा नाम है किसी को और याद नहीं आता तो वो सोरोस नाम बोल देता है, उनको भी बड़ा जिम्मेदार हमने मान लिया है हर चीज के लिए। लेकिन वो समर्थन, मतलब बाहरी शक्तियां समर्थन कर रही हैं और देश को अस्थिर कर रही हैं। दूसरी तरफ लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये सब वही लोग हैं जो अपनी बेचैनी और अपने उसके लिए प्रेशर कुकर की सीटी की तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, अभी बोले थोड़ा इंतजार कीजिए कि ये किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। क्या है ये? देखिए, जो लोग ये तर्क देते हैं जो नेपाल में हुए आंदोलन को जन आंदोलन को, मैं तो जन आंदोलन कहता हूं, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, या जो श्रीलंका में जो जन आंदोलन था या जो बांग्लादेश में जन था, अगर आप उसकी भर्त्सना करते हैं तो भी तो आपको जयप्रकाश नारायण की भी भर्त्सना करनी पड़ेगी। जयप्रकाश नारायण पर भी आता, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फिर जनता जो आंदोलन था, जन आंदोलन था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसकी भी उसी शब्दों में भर्त्सना करनी पड़ेगी क्योंकि उसने भी देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का काम किया था इनके परिभाषा के हिसाब से। और उस वक्त भी इंदिरा गांधी ने आरोप लगाया था कि विदेशी ताकतें उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, और तब उन्होंने अमेरिकन और CIA का नाम लिया था। और उनका तर्क ये था कि चूंकि 1971 में अमेरिका की बातों को नहीं माना उन्होंने और उसके बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, ये बात अमेरिका को पसंद नहीं है, इसलिए उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज कराना चाहती हैं। और उन्होंने एक तरीके से यह भी इशारा किया था कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था वो भी उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा था। तो ये लोग जो जेएनयू आंदोलन से जो डर गए लोग हैं ना, जो युवा शक्ति से डरे हुए लोग हैं, जो अपने बिल में छुपे हुए लोग हैं, इनको नेपाल में जन आंदोलन से डर लगता है, इनको श्रीलंका में हुए आंदोलन से डर लगता है, इनको बांग्लादेश में हुए आंदोलन से डर लगता है। अगर वाकई में आप जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, अगर वाकई में आप चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर इस जन आंदोलन से डरने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप तो जननायक हैं। जननायक जो पार्टी कहे कि जनता का समर्थन उनके साथ है, अगर जनता का समर्थन आपके साथ है, अगर आप लोगों के दिलों में बसते हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि इस देश के अंदर श्रीलंका जैसा आंदोलन नहीं खड़ा होगा, नेपाल जैसा आंदोलन नहीं खड़ा होगा, या बांग्लादेश जैसा आंदोलन नहीं खड़ा। और अगर ऐसा आंदोलन खड़ा हो रहा है, इसका मतलब आप जननायक नहीं है, जनता का समर्थन आपके पास नहीं है और आप जनता की आकांक्षाओं इच्छाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि सरकार ने जो इस पर पाबंदी लगाई है वो डर के मारे, घबरा के पाबंदी लगाई है कि कहीं वाकई में ये उसी तरीके का रूप अख्तियार ना कर ले जैसा इसने 1975 के पहले किया था, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। आपने जेपी का जिक्र किया, उस पर मैं उसकी बात ही करता, क्योंकि वो आपने केवल जेपी का आंदोलन को, इंदिरा गांधी, वो भी युवाओं के आंदोलन से शुरू हुआ था। लेकिन अभी जो ताजा हाल है वो था आम आदमी पार्टी को लेकर जो अन्ना आंदोलन हुआ था, करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, जिसमें आपने भी साथ दिया, आप आम आदमी पार्टी के साथ भी रहे। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि क्या ये आम आदमी पार्टी के तौर पे एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होगी, या ये फिजल आउट हो जाएगी, केवल सोशल मीडिया पर जितने दिन चल रहा है, वायरल चल रहा है, फिर थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाएगा। और क्या इसको भी उस तरह के लोग साथ दे रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के या अन्ना आंदोलन को साथ दे रहे थे कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए? देखिए, अन्ना का जो आंदोलन था वो प्रोटेस्ट वोट था। जो आम आदमी पार्टी बनी वो प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ था? परंपरागत राजनीति के खिलाफ प्रोटेस्ट था, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट था, कांग्रेस जिस तरीके से देश को चला रही थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। क्या कोई एक आदमी अचानक खड़ा होकर आंदोलन खड़ा कर सकता है क्या? मुझे तो नहीं मालूम। आंदोलन तब खड़ा होता है जब लोगों के अंदर नाराजगी होती, गुस्सा होता है, लोग परेशान होते, तिक्त होते हैं, तब आंदोलन खड़ा होता है। अन्यथा तो कोई भी आदमी सड़क पर खड़ा होकर मैं भी कल जाके बोलूं कि नहीं देश में बड़ी बेरोजगारी है, लाखों लोग मेरे खिलाफ साथ आ जाएंगे क्या? एक आदमी नहीं आने वाला। मेरी बीबी मेरे साथ नहीं खड़ी होगी, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। हमारे घर वाले नहीं आएंगे, बोले क्या पागल हो गया आदमी, से बकवास कर रहा। तो जब तक सामाजिक स्तर पर विक्षोभ नहीं होता, जब तक सामाजिक स्तर पर लोगों के अंदर नाराजगी नहीं होती, तब तक दुनिया का कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। नहीं तो इसको आप पॉलिटिकल कन्वर्जन के तौर पर देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो आंदोलन की जो भूमिका होती है, आंदोलन कभी भी स्थायी भाव नहीं होता, हो ही नहीं सकता।
आंदोलन की एक ट्रांजिशनल भूमिका होती है, मतलब वो एक बदलाव के लिए स्थिति पैदा करते हैं और बदलाव के बाद ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाते हैं। वो ऐसा ही अपने आप मकसद पूरा हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया। वो जैसे जेपी का आंदोलन था, जनता पार्टी बनी, खत्म हो गई जनता पार्टी। कहाँ है जनता पार्टी? किसी को याद है क्या? मुझे तो याद नहीं है। तो अन्ना का आंदोलन हुआ, खत्म हो गया, कहाँ है? किसी को याद है? नहीं याद है। भाई फ्रांस में आंदोलन में फ्रेंच क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, जिसको इक्वालिटी लिबर्टी का सबसे बड़ा वो माना जाता है। 10 साल तक फ्रांस के अंदर अस्थिरता थी, वायलेंस था, वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस। जो उस फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, अंत में उसको भी जिलोटिन के सामने उसकी गर्दन काटी गई। और लोकतंत्र के लिए आंदोलन था, और अंततः वो आंदोलन कन्वर्ट ने पैदा किया नेपोलियन को, राजशाही को पैदा किया। राजशाही के खिलाफ आंदोलन थी, लेकिन राजशाही उससे मजबूत है, नेपोलियन मजबूत हुआ। तो क्या हम उस आंदोलन की भूमिका को खत्म कर दें? नहीं। जो आवाज उसने इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की उठाई थी, अंततः उसने ही पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र के लिए रास्ते खोले। वो एक वो बना। तो अन्ना का आंदोलन लोग असफल हो गया। अन्ना का आंदोलन जिन मकसद को लेकर खड़ा हुआ था, उस मकसद पर वो कामयाब हुआ था। और भले ही लोग कुछ भी कहें, आज अरविंद केजरीवाल के बारे में आप कुछ भी कहिए, वो गुडविल थी जिसकी वजह से लोगों को लगा कि शायद ये आंदोलन को राजनीतिक पार्टी बनाकर कोई अच्छा काम कर सके, इसलिए उनको मौका मिला। जब वो भी दूसरों की तरीके से हो गए तो लोगों ने उनको भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये कोई पार्टी बनेगी, इसमें तो मुझे कोई संदेश, इसमें तो ये तो मतलब फालतू की बात है, एक बकवास बात है। ये एक फिनोमेनन है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? जब 2 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो गए हैं, तो हो सकता है उसमें से 20 लाख लोग निकल कर आ जाएं। कहाँ है? आ जाएंगे। अभी 4 दिन में थोड़ी होता है, कोई बात होती है। नहीं, कोई नहीं आएगा। देखिए, कोई नहीं आने वाला। हाँ, ये जो अन्ना का आंदोलन था, वो अन्ना के आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी को डिस्क्रेडिट किया था और बीजेपी नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बना दिया। वो रिजेक्शन था। वो कांग्रेस, वो प्रो बीजेपी वोट नहीं था, वो प्रो नरेंद्र मोदी वोट नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट करना था। लोग वहां चले गए, क्योंकि उस वक्त जो नाराजगी, इसको आप रिजेक्शन ऑफ नरेंद्र मोदी नहीं मानते? नहीं, मैं आ रहा हूं उसमें। क्योंकि उस वक्त अन्ना के नाम से एक चेहरा था, अरविंद केजरीवाल के नाम पे एक संगठन करता था, जो अन्ना के आंदोलन से जुड़े हुए थे। आज की तारीख में कौन है? कोई नहीं है। 10 साल बाद खड़ा हो जाए, 5 साल बाद खड़ा हो जाए, 2 महीने बाद खड़ा हो जाए, तो मैं नहीं जानता। आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये एक जबरदस्त तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत की जो संस्थाएं जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस तरीके से हमारी संस्थाओं ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है, उसके खिलाफ बहुत जबरदस्त विद्रोह की आवाज है।